Hello students, good morning. मैं प्रवीण शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed सेकेंड ईयर EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जेंडर एंड गिलिंग. इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहकर ही समाज के मानकों को अपनाता भी है तथा उसी के अनुरूप व्यवहार भी करता है. समाज में रहकर ही व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य करता है. विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना, विवाह करना व जीवन मरण संबंधी व्यवहार, इस प्रकार जो व्यवहार मनुष्य समाज में रहकर करता है वही सामाजिक व्यवहार कहलाता है. मनुष्य पर ही सामाजिक व्यवहार का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है, यानी कि जो उत्तरदायित्व होते हैं मनुष्य पर ही होते हैं, क्योंकि एक मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है. इस प्रकार मनुष्य स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ही लेता है. अब हम देखेंगे कि आत्म के संबंध में लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ जेंडर. जेंडर अस्मिता का या अस्मिता की पहचान का सबसे मूल घटक है, जो हमें स्त्री व पुरुष की निर्धारित सीमा को परिभाषित करने और दुनिया को देखने के नजरिए को नाटकीय भूमिका को बताता है. यानी कि जो दुनिया को देखने का जो नजरिया है उसकी नाटकीय भूमिका को वह बताता है. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ जेंडर. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जेंडर रिफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर, एक्टिविटीज एंड एट्रीब्यूट्स दैट गिव इन सोसाइटी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वुमेन. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे जेंडर आइडेंटिटी यानी कि जेंडर पहचान. हम देखते हैं कि परिवार में बच्चे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा करते हैं. सामान्य रूप से लड़कियां खेल खेल में लड़कियों वाली पोशाक को पहनकर तैयार होती हैं तथा अपनी मां के समान व्यवहार करती हैं, जबकि लड़के सूट व टाई पहनकर पिता के समान व्यवहार करते हैं. जेंडर पहचान एक ऐसा व्यक्तिगत पहचान है जो कि एक बालक को लड़का या लड़की होने का एहसास कराती है. ये एक ऐसी पहचान होती है जो कि एक व्यक्ति सामाजिकरण के दौरान विकसित करता है तथा बालक या बालिका के पहलू समाज द्वारा सिखाए या फिर व्यक्ति द्वारा सीखे जाते हैं. काफी हद तक जेंडर की पहचान एक व्यक्ति को सेल्फ आइडेंटिटी यानी कि स्व की पहचान करने में या बनाने में मदद करती है. ये बालक या बालिका होने की स्व पहचान की सेल्फ आइडेंटिटी या स्वधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो कि जेंडर पहचान एक सबसे शुरुआती यानी कि बेसिक तथा दूरगामी फॉर पहचान है, जो कि एक मनुष्य या बालक इससे जो है सीखता है. जेंडर पहचान वह है जिसके कारण एक बालक स्वयं को बालक या बालिका के रूप में स्वीकारता है. अधिकतर समाज भी अपने सदस्यों पर लिंग यानी जेंडर के आधार पर वांछित व्यवहारों का नमूना सुनिश्चित कर देते हैं तथा वे उन सदस्यों को या जेंडर पहचान से संबंधित होती है. इस प्रकार इस विषय में कहा जा सकता है कि जेंडर पहचान वह अवधारणा है जो कि एक बच्चा स्वयं की बालक या बालिका होने के बारे में सीखता है. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे विभिन्न अधिगम सिद्धांत तथा जेंडर पहचान निर्माण. जेंडर पहचान को बनाने में सीखने का महत्वपूर्ण स्थान है. विभिन्न सिद्धांत ये बताते हैं कि जेंडर की पहचान बच्चे अपने जैविक के अनुसार करते हैं. मनोविश्लेषक सिद्धांत के अनुसार बालक समान बालकों के साथ यानी कि अभिभावकों के साथ तादाद में यानी कि आइडेंटिफिकेशन मानता है. इस प्रकार के तादाद में से बालकों में एक स्व संपर्क है तथा ये धारणा विकसित हो जाती है कि मैं लड़की हूँ या लड़का. इससे संबंधित अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो इस प्रकार से हैं. सबसे पहला है इसके अंतर्गत सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी. इस सिद्धांत के अनुसार बालक सक्रिय चिंतक होते हैं, यानी कि वे चिंतनशील रहते हैं. वे अपने चारों ओर के वातावरण तथा दुनिया के बारे में निर्णय यानी कि स्कीमा के आधार पर ले लेते हैं, जिसे वे सूचना तथा अनुभव के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं. नेक्स्ट है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी. बच्चे अपने ही अनुसार विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं. बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसी के अनुसार अपनी एज के अनुसार व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है. नेक्स्ट है सांस्कृतिक
हस्तांतरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक प्रारंभ से ही जेंडर पहचानना शुरू कर देता है। घर परिवार के सदस्य भी बालक से जेंडर के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। जैसे कि लड़कियां अपनी माँ को रोल मॉडल मान लेती हैं, जैसे वह कार्य करती हैं वैसे ही वे कार्य करने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार से लड़के और लड़कियों के कार्य करने के तरीके अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब रहन सहन का भी तरीका अलग अलग होता है। खिलौनों में भी विभिन्नता होती है, क्योंकि लड़कियां गुड़िया तथा बर्तनों से खेलना पसंद करती हैं और लड़के क्रिकेट आदि जो खेल होते हैं उन्हें खेलना पसंद करते हैं। इन सभी के आधार पर लड़के तथा लड़कियां दोनों अलग अलग प्रकार से अपने आत्म को विकसित करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी है नामकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक स्वयं को पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं तथा स्वयं को पहचानने के बाद वे नए स्तर का व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रक्रिया को स्वसामाजिकरण कहते हैं, यानी कि स्वयं से ही सामाजिकरण होता है अर्थात या फिर आत्म का सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे जेंडर रोल्स यानी कि जेंडर भूमिकाएं। यहाँ पर रूढ़ियां भी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि लड़कियां ही घर के काम करेंगी, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, या फिर लड़कियों को कुछ बोलना ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत ज्यादा रूढ़ियां भी समाज में विकसित हो जाती हैं और इससे बहुत ज्यादा भेदभाव भी होता है। लड़के अयोग्य होते हुए भी विशेष दर्जा रखते हैं और लड़कियां योग्य होते हुए भी बाहर कार्य नहीं कर सकती। इससे समाज की स्थिति भी दयनीय स्थिति में पड़ी रहती है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वे सामाजिक व्यवहार जो वे ये बताते हैं कि प्रत्येक लिंग के यानी कि जेंडर के सदस्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये जेंडर भूमिकाएं होती हैं। इसमें ये बताया जाता है कि बालक व बालिका को कैसा व्यवहार करना चाहिए। दैनिक जीवन में बालक या बालिका जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं या भूमिका निभाते हैं, ये सब जेंडर भूमिका के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जेंडर के आधार पर आत्म संपत्ति का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसी के अंतर्गत देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। बालक परिवार के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों को अपना रोल मॉडल मानकर विभिन्न क्रियाएं सीखते हैं और वैसे ही करते हैं। सीखने की ये प्रक्रिया विभिन्न परिस्थितियों में समान रूप से चलती रहती है। लड़कियों को गुड़ियों के साथ तथा लड़कों को बंदूक से खेलना अच्छा लगता है। एक बच्चा 2 या 3 वर्ष की उम्र में ही बालक और बालिका में जो है वेद करना सीख जाता है और उन्हीं के साथ खेलना पसंद करता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो ये स्पष्ट रूप से इसी आधार पर या इसी व्यवहार के अनुरूप भूमिका के स्टेरियोटाइप का विकास कर लेता है। ये स्टेरियोटाइप व्यवहार गुणों तथा अनुभवों के आधार के बारे में भी बताते हैं। बालिकाएं स्वयं के बारे में निम्न आत्म संपत्ति रखती हैं, यानी कि तुच्छ सोच रखती हैं। वे स्वयं के जीवन को अधिक महत्व नहीं देती हैं। हमारी संस्कृति को भी यदि देखा जाए तो बालकों के साथ जेंडर के आधार पर ही व्यवहार किया जाता है। लड़कियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। जब किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तब पूछा जाता है कि लड़का हुआ है या लड़की। इसी आधार पर अगर कोई बताता है कि हमारे यहाँ लड़की का जन्म हुआ है तो कहते हैं अरे इससे तो अच्छा लड़की का जन्म हो जाता। लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। लड़के व लड़कियों के प्रति किए जाने वाले भेदभाव को कुछ परिस्थितियों से समझा जा सकता है। जैसे जन्म के समय एट बर्थ, जन्म के समय से लड़के व लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़के के जन्म के समय किसी उत्सव जैसा माहौल होता है और लड़की के जन्म के समय ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा लगता है मानो लड़का कोई मूल्यवान वस्तु के समान है तथा लड़की का कोई भी मूल्य नहीं है। अतः दोनों का आत्म इसी प्रकार विकसित होता है। अब हम देखेंगे शैशवावस्था। माँ लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक स्नेह देती है। लड़कियों को जन्म देने के बाद माँ उससे देखभाल मतलब भेदभाव करती है। इसके कारण लड़कियों में निराशा की भावना जागृत होती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। लड़कों को मूल्यवान वस्तु समझा जाता है तथा लड़कियों को एक अभिशाप। ये आज के समय में थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन फिर भी जो गाँव या वैसे क्षेत्र हैं वहाँ पर आज भी यही स्थिति है। स्कूल पूर्व यानी कि 2 या 3 वर्ष की अवस्था में जब बालक स्कूल जाने का समय होता है और जब जा नहीं हो रहा होता है, यानी कि
उस समय जब उसका एडमिशन नहीं हुआ होता है, बालक जेंडर पहचान करना सीख जाता है। उसी के अनुरूप उन्हें नाम दिए जाते हैं। अलग प्रकार के कपड़े, अलग खिलौने तथा अलग खाना दिया जाता है। लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया तथा लड़कों को खेलने के लिए बंदूकें, कारें तथा हवाई जहाज दिए जाते हैं। 6 से 10 वर्षीय बच्चे। मध्यम परिवार के बच्चों में यदि लड़कियों को देखा जाए तो वे कुपोषित तथा कम वजन की दिखाई देती हैं, जिसका कारण यही है कि लड़कों के खान पान पर अधिक ध्यान दिया जाता है और लड़कियां अपने स्वयं ही ऐसा कर लेती हैं, यानी कि स्वयं वही आत्म निर्माण कर लेती हैं, वही सोच बना लेती हैं, यानी कि वो खुद ही अपने आप को कम महत्व देती हैं और इसको वे आत्मसात भी कर लेती हैं। यौवनारंभ इस अवस्था में लड़कियों पर अधिक पहरेदारी रखी जाती है कि यहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो। इस प्रकार की जहाँ पर माहौल खराब होता है तो वहाँ की तो ये इतनी सही बात भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चा गलत रास्ते पर चलने वाला ही हो। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर अधिक पाबंदी लगाई जाती है। इसके कारण वे कभी कभी हीन भावना का शिकार हो जाती हैं और योग्य होते हुए भी आगे कुछ कर नहीं पाती हैं, बढ़ नहीं पाती हैं। रीति रिवाज तथा त्योहार। लड़कियां घरेलू उत्सवों एवं त्योहारों को पुरुषों के प्रति केंद्रित रखकर करती हैं, मनाती हैं, जैसे कि वे पति की लंबी आयु के लिए तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। रक्षाबंधन तथा भैया दूज पर भाइयों को टीका लगाती हैं, भाई बहनों पर हर प्रकार की पाबंदी लगाते हैं। इस प्रकार लड़कियों में एक अपर्याप्त नकारात्मक आत्म संप्रत सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित हो जाता है। इंडिया में ही हम देखते हैं कि नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं, देवी की पूजा होती है, लेकिन फिर भी उसके अनुसार लड़कियों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, जिस कारण लड़कियां अधिकांशतः संकोची, अनजाने भय से ग्रस्त, पहल करने में भी अक्षम तथा स्वयं के निर्णय लेने एवं स्वयं को अभिव्यक्त करने में असफल महसूस करती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का आगे देखेंगे। धन्यवाद।